नमस्कार बच्चों। अब हम भाषा के विविध रूपों का अध्ययन करेंगे, जैसे बोली, मानक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो बोली किसे कहते हैं? भाषा और साहित्यिक भाषा में इसका अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और इसका सीमित आकार होता है। भाषा एक बड़ा रूप होता है जिसमें बहुत सारी बोलियां आ जाती हैं। तो जैसे इसमें आया बोली। बोली एक सीमित माने छोटे क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है और यह भाषा का एक सबसे लघु रूप है। लघु मतलब छोटा रूप है। इसे विभाषा, उपभाषा और भाषिका भी कहा जाता है, यानी कि छोटा रूप कहा जाता है। टुकड़ों में बटी हुई विभाषा, उपभाषा और भाषिका भी कहते हैं। कई बोलियां का संयुक्त रूप ही बोली होती है। एक बोली के अंतर्गत आने वाली उपबोलियों के लोग आपस की भाषा को सरलता से समझ लेते हैं, लेकिन भाषा बोली से बड़ी होती है। यानी भाषा का बड़ा रूप होता है। भाषा के अंदर कई बोलियां आ जाती हैं। जैसे हमारी हरियाणवी भाषा है, तो हरियाणवी के अंदर 6 बोलियां आती हैं, जैसे अहीर भाषा, मेवाती भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू, बागड़ी। तो इस प्रकार की कई बोलियां आ गई हमारी। तो भाषा बोली से बड़ी होती है। बोली की अपेक्षा उसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है और इसके प्रयोगकर्ता की संख्या भी अधिक होती है। वस्तुतः समान विशेषताओं वाली अनेक बोलियों के समूह को हम भाषा कह सकते हैं और भाषा का शब्द भंडार बोली की अपेक्षा अधिक होता है। बोली की तुलना में भाषा अधिक प्रतिष्ठित होती है। भाषा क्या है? भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां आती हैं। अब हम भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। भाषा के अंदर अनेक बोलियां हो सकती हैं, किंतु बोली की अनेक भाषाएं नहीं हो सकती। शिक्षा, शासन, साहित्य आदि में भाषा का प्रयोग होता है, न कि बोली का। कुछ बोलियां में तो साहित्य का निर्माण हुआ है, परंतु आधुनिक काल में हिंदी भाषी क्षेत्रों की समस्त बोलियों की तुलना में मानक हिंदी में साहित्य की सर्वाधिक रचना हो रही है। किसी बोली का प्रयोग करने वाला व्यक्ति जब अपने क्षेत्र विशेष से बाहर निकलकर लोगों से संपर्क करता है तो उसे भाषा का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अन्य लोग उसकी बोली को नहीं समझ सकते, क्योंकि अन्य को नहीं समझ पाते उस क्षेत्र की बोली को। आगे है, बोली एक कृत्रिम होती है, यानी कि नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है, लेकिन साहित्यिक भाषा कृत्रिम होती है, क्योंकि इसमें व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। यह बनावटी होती है। साहित्यिक भाषा में अलंकार, रस, छंद, लक्षणा, अभिव्यंजना के द्वारा भाषा के सौंदर्य में अभिव्यक्ति होती है, लेकिन बोली में ऐसा नहीं होता। उसमें बिल्कुल ठेठ देशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग तो स्वाभाविक रूप में ही किया जाता है बोली में। आगे है, बोली की प्रकृति स्वच्छंद होती है, वह हमेशा गतिशील रहती है। साहित्यिक भाषा व्याकरणिक नियमों में बंधने के कारण जटिल माने कठिन हो गई है और साहित्यिक भाषा का प्रयोग केवल समाज के शिक्षित लोग ही करते हैं। कुछ आलोचकों ने साहित्यिक भाषा को संकीर्ण और परंपरावादी भी कहा है। धीरे धीरे साहित्यिक भाषा रूढ़ बन जाती है, लेकिन बोली हमेशा सजीव बनी रहती है और वह निरंतर विकास करती रहती है, इसलिए इसका रूप बदलता रहता है। बोली में व्याकरण के नियमों के प्रयोग पर अधिक बल नहीं दिया जाता। बोली साहित्यिक भाषा के पीछे नहीं चलती। निरंतर विकास करते रहने के कारण वह साहित्यिक भाषा से सर्वथा भिन्न रहती है, उससे अलग रहती है।
और बोली तो कछुआ की चाल से चलती है, लेकिन साहित्यिक भाषा खरगोश की चाल से आगे बढ़ती है। धीरे धीरे आगे बढ़ने के बावजूद भी बोली साहित्यिक भाषा से आगे निकल जाती है। तो आगे एक और प्रश्न है, हिंदी भाषा की उपभाषाएं और उसकी बोलियां और उसके बोले जाने अक्षेत्र का प्रकाश डालिए। तो ये हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं हिंदी की। तो इनका वर्गीकरण करेंगे तो हिंदी की उपभाषा, उनकी बोलियां तथा उनके बोले जाने वाले अक्षेत्र का एक सारणी में बनाया है। जैसे हिंदी भाषा है तो इसकी 5 उपभाषाएं, जैसे पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, और तीसरी है पूर्वी हिंदी, चौथी है पहाड़ी और 5वीं है बिहारी। तो इनके आधार पर इनकी बोलियां, तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है खड़ी बोली, दूसरी हरियाणवी, तीसरी ब्रजभाषा और चौथी है बुंदेली, 5वीं है कन्नौजी। तो इनका क्षेत्र भी है, जैसे खड़ी बोली दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हरियाणा में बोली जाती है, और हरियाणा व दिल्ली के देहाती क्षेत्र में बोली जाती है हरियाणवी भाषा। ब्रज भाषा मथुरा और आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी आदि में बोली जाती है। और इसी प्रकार बुंदेली झांसी, ग्वालियर और बुंदेलखंड के क्षेत्र में बोली जाती है। और कन्नौजी भाषा कन्नौज के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी की दूसरी उपभाषा है राजस्थानी, जो राजस्थान राज्य में बोली जाती है। तो इसकी 4 बोलियां हैं। पूर्वी राजस्थानी, इसको जयपुरी भी कहते हैं, जयपुर के आसपास बोली जाती है। तो इसका स्थान हो गया जयपुर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र। फिर पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी कहते हैं, जहां मीराबाई का जन्म हुआ था, यह है जोधपुर, अजमेर का इलाका, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर का इलाका आ जाता है। फिर है उत्तरी राजस्थानी, इसे मेवाती कहते हैं, जो हमारा ये मेवात का इलाका लगता है, फिरोजपुर जिरका। तो ये अलवर, गुड़गांवा, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र है। और मेवात का इलाका है तावड़ू, मेवात का। और चौथी है दक्षिणी राजस्थानी, मालवा। तो ये इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल तक बोली जाती है। तो ये दक्षिणी राजस्थानी है, इसे मालवी भाषा बोलते हैं, मालवी भाषा। तो ये राजस्थानी उपभाषा की 4 बोलियां होंगी। तो इसी प्रकार पूर्वी हिंदी की एक उपभाषा है। तो इसकी 3 बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी कहाँ बोली जाती है? जो तुलसीदास की भाषा रामचरितमानस में थी, अवधी। तो ये बनारस के आसपास बोली जाती है। लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहगढ़, प्रतापगढ़, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती और बनारस, काशी में। और अगली है बघेली है रीवा, नागौद, सतना, शहडोल, ये उससे आगे का इलाका है जहां पर बघेली बोली जाती है, और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। अगली है छत्तीसगढ़ी, ये छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाती है और छत्तीसगढ़ के पूरे राज्य में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, तो रायपुर में बोली जाती है ये। अगली है हिंदी की चौथी उपभाषा है पहाड़ी, जो पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे कुमायूनी, चंबा उत्तराखंड में बोली जाती है। जौनसोर, सिमोर, शिमला, मंडी, तो वहां बोली जाती है। शिमला के आसपास हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में कुमायूनी, और गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें जम्मू कश्मीर का हिस्सा आ जाता है। और बिहारी, ये 5वीं हिंदी की उपभाषा है। इसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा बोलियां बोली जाती है। 3 बोलियां हैं बिहारी की। भोजपुरी में तो फिल्में भी बनती हैं। तो भोजपुरी में जैसे
गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया में बोली जाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। मगही भागलपुर, पटना, हाजीपुर, मुंगेर में बोली जाती है। और मैथिली दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में बोली जाती है। तो इस प्रकार हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। अब अगला है हिंदी भाषा की विशेषता और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो हिंदी भाषा की विशेषता महत्व निम्नलिखित बिंदु है। हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक भाषा, इसमें जो बोला जाता वही लिखा जाता है और इसका शब्द भंडार विपुल मात्रा में है। हर एक बोलने का शब्द के लिए प्रत्येक अक्षर है। जैसे क के लिए क शब्द है। अंग्रेजी में क के लिए जैसे सी को क भी बोला जाता है और ch को च भी और कई बार स भी बन जाता है। तो हिंदी में इसके जो वर्ण है वे विपुल मात्रा में है और यह भाषा ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने में समर्थ है। विपुल साहित्य की भाषा है। हिंदी में बहुत सारा साहित्य लिखा गया है और यह भाषा भारत की राष्ट्रीय एकता में सशक्त माध्यम है और बोलने वालों की भाषा संख्या के हिसाब से विश्व की तीसरे नंबर की भाषा है यह हिंदी। अगला प्रश्न है, मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा के रूप में खड़ी बोली की विशेषता है। तो मानक वह भाषा होती है जो रेडियो टीवी में समाचार के माध्यम से बोलते हैं, शुद्ध भाषा होती है। तो मानक भाषा से अभिप्राय उस भाषा से होता है जो सरकारी और सामाजिक साहित्यिक स्तर पर निर्विरोध स्वीकार्यता के साथ प्रयुक्त होती है। जो समाचारों में न्यूज सुनाते हैं तो वह शुद्ध मानक भाषा है, उसको मानक भाषा कहा जाता है। वर्तमान में हमारी मानक भाषा खड़ी बोली है। कौन सी है? खड़ी बोली हिंदी है। तो हिंदी की उपभाषा पश्चिमी हिंदी के उप प्रधान बोली है और मूल रूप से यह हिंदी की 17 बोलियों में से एक है, परंतु आज सरकार और समाज साहित्यकारों द्वारा इसे मानक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। जितना भी सरकारी कामकाज हिंदी में होता है, हिंदी में जितने अखबार छपते हैं, हिंदी के नाम पर साहित्यकारों द्वारा इन रचनाओं का प्रणयन होता है, वे सब खड़ी बोली, सब कुछ खड़ी बोली हिंदी में ही होता है। तो हिंदी खड़ी बोली है, खड़ी बोली को ही मानक भाषा कहा जाता है। तो आधुनिक युग में साहित्य, शासन, शिक्षण, व्यवसाय क्षेत्रों में खड़ी बोली अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। खड़ी बोली का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। पहला अर्थ है भाषा जो मेरठ के आसपास बोली जाने वाली जन भाषा है। दूसरा अर्थ है हिंदी और उर्दू के शब्दों में युक्त हिंदुस्तानी भाषा है। खड़ी बोली के नामकरण को लेकर के विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इसे लल्लूलाल और सदन मिश्र, हिंदी के 2 ये लेखक थे जिन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली बोलना शुरू किया था। लल्लूलाल और सदन मिश्र ने खड़ी बोली को विशुद्ध भाषा कहा है। इसमें अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण नहीं है। और चंद्रधर गुलहरी ने इसे पड़ी बोली कहा है और डॉक्टर धीरेन्द्र ने इसे ब्रज भाषा की अपेक्षा खरी या कर्कश भाषा कहा है। लेकिन जॉन गिलक्राइस्ट और विश्वनाथ प्रसाद ने खड़ी बोली को टकसाली माने स्टैंडर्ड भाषा कहा है। तो इसीलिए यह खड़ी बोली स्टैंडर्ड भाषा है हिंदी की। और खड़ी बोली का विकास क्रम अमीर खुसरो, जो हिंदी के पहले कवि थे, की कविताओं से आरंभ होता है। इसकी विशेषता यह है ध्वनिगत। खड़ी बोली में ए ओ ध्वनियों का प्रयोग ए और ओ के रूप में होता है। दीर्घ स्वर दीर्घ स्तर पर संयुक्त व्यंजन द्वित्व का होता है। जैसे बेटा का बेटा, ऐसे पुण्य में न के स्थान पर ण का प्रयोग करते हैं। ण का ज्यादा प्रयोग होता है इस प्रकार। तो बला घात में अधिक तीव्र प्रयोग होता है। ल ध्वनि के स्थान पर ट ध्वनि का प्रयोग होता है। व्याकरणिक विशेषताएं खड़ी बोली में न प्रसंगों का ज्यादा प्रयोग होता है। करण कारक में से सु से प्रसर्गों का ज्यादा प्रयोग होता है। संप्रदान में कु ने अपादान के साथ ती ते
सु इस प्रकार प्रयोग किया जाता, अधिकरण में पर होता है। इस प्रकार खड़ी बोली अन प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग में मालन का, जैसे माली का